So hey guys, welcome back to my channel. After a long time I am making this video. एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी। अब कल ही मेरी पेपर ख़त्म हुई है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अब वीडियो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सेकंड सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, क्योंकि उन लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। इससे ये पता चलेगा आप लोगों की हाउ आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये मैंने अपने नोट्स में जो ख़ास बात ये किया था कि मैंने थोड़ा उसमें मोनोमिक्स का प्रयोग कर दिया था। अब मोनोमिक्स डालने की वजह से क्या होता है ना, मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, और मे बी ये रीज़न हो सकता है। और क्योंकि मोनोमिक्स में क्या होता है ना कि आप बहुत कम शब्दों में अपने बातों को लोगों तक रख पाते हो। जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने ये कैसे नागमती वियोग खंड के बारे में लिखा था, तो उसमें कैसे मोनोमिक्स का यूज़ किया है। और ऐसे मैंने और भी बहुत सारे 2-4 मोनोमिक्स मैंने लिखे हैं इसमें। तो आगे के क्वेश्चन जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देख लोगे। तो आइए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये पेपर CC6 लिया है मैंने, और इसका क्वेश्चन है कि जायसी के विरह वर्णन की मार्मिकता पर प्रकाश डालें। एक्चुअली ये मैंने मास्टर क्वेश्चन बनाया है। इस एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रही हूँ, नहीं, ये पूरा आप कंप्लीट आंसर है। आप इसको एक मास्टर क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप इसको बना सकते हैं। इसमें से पढ़ के आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर एज इट इज़ आप इसको भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है मैंने। इसमें है कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काव्य की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1464 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायसी ग्राम में हुआ था। जायसी प्रेम की पीरा के कवि हैं। जायसी का भावुक हृदय प्रेम की पीर एवं विरह वेदना से परिपूर्ण है। जायसी का विरह वर्णन हमें पद्मावत महाकाव्य में कई स्थलों पर देखने को मिलता है, लेकिन नागमती विरह खंड में जायसी के हृदय की वेदना पूरी तरह से जीवित हो गई है। विरह जीवन की कसौटी है जिसके द्वारा मानव गतिशील रहता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित प्रेम और विरह का काव्य है। जायसी को यूँ तो सूफ़ी कवि माना जाता है, किंतु वे अवध के सांस्कृतिक चेतना के सबसे बड़े सुकवि थे। अवध प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना की लोक वेदना से जोड़कर जायसी ने पद्मावत जैसे प्रबंध काव्य की रचना की। इसमें उन्होंने राजा रतन सेन, रानी पद्मावती और रानी नागमती के प्रेम और विरह का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक ढंग से किया है। यह प्रबंध काव्य रूपक शैली में वर्णित होने के कारण लौकिक प्रेमाख्यानक के साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी देती है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू मैंने आपको पूरी तरह से ओवरऑल पद्मावत की स्टोरी आपको इसमें पूरी वर्णन कर दी है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी ना, तो आप मेरी इस वीडियो को एक बार अच्छे से पूरे सुन लोगे ना, तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हो। साथ ही आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना है। उसमें आपको मैं जो बताऊंगी उस कुछ कीवर्ड्स मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको आपको उसमें राइट डाउन करना है। तो जैसे क्या है कि ये पद्मावत जो काव्य है उसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान, ये लिखना ही लिखना है। उसके अलावा ये क्या है, तो एक प्रबंध काव्य है और जो रूपक शैली में लिखा गया है। ये प्रेमाख्यानक के साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी देता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं ना जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पूरा भूल भी जाते हो ना, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें आप रख के वहाँ पे अपने को आंसर को अच्छा बना सकते हो। ठीक है। जायसी को भाविक हृदय के प्रेम की पीर एवं विरह वेदना से परिपूर्ण कवि के रूप में माना जाता है। तो ये कुछ कुछ जो आप लिखोगे ना, तो वहाँ पे आपके आंसर में आप इन लाइन को डालोगे, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, जायसी का विरह वर्णन हमें पद्मावत में मुख्यतः 3 पात्रों के माध्यम से दिखाई देता है। पहला है क्या, तो रानी पद्मावती विरह, दूसरा है राजा रतन सेन और तीसरा है रानी नागमती विरह। जिसमें से रानी नागमती का जो विरह है, ये एक अलग से भी क्वेश्चन बनेगा कि रानी नागमती की विरह वर्णन पे प्रकाश डालिए, तो वो भी आपका इसी से पूरा हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पहला सबसे है कि रानी पद्मावती का विरह। रानी पद्मावती का विरह वर्णन जायसी ने अत्यंत ही हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। हीरामन तोता के द्वारा राजा रतन सिंह के रूप और उनके गुणों का वर्णन सुनकर रानी पद्मावती भी उनसे प्रेम करने लगती है तथा विरह व्यथा में डूब जाती है। लौकिक दृष्टि से नायिका को विरह में नींद नहीं आती है। जितने भी साधन सुख पहुंचाने वाले होते हैं वो सब उसे दुख पहुंचाते हैं। जायसी ने ऐसे कई जगहों पर रानी पद्मावती के विरह का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। जैसे देखिए, ये जो मैंने डायग्राम यूज किया है उसके माध्यम से हमने बताने का कोशिश किया है कि पद्मावती को किस किस जगह पे विरह वर्णन होता है। पहला है पद्मावती गोरा बादल संवाद, पद्मावती जब गोरा से बात करती है तब। गंधर्व मैत्री खंड, वियोग खंड, लक्ष्मी समुद्र खंड, पद्मावती नागमती खंड। तो ये 5 जगह है जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि पद्मावत को कहाँ कहाँ विरह का वर्णन करने को मिला है। ठीक है। तो उसके अलावा अभी हम देखेंगे कि राजा रतन सेन का विरह वर्णन हमें किन किन जगहों पे देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो राजा रतन सेन के विरह का अलौकिक वर्णन जायसी ने पद्मावत में मुख्यतः 6 स्थलों पर किया है। गजपति खंड, गढ़ छेका खंड, सती खंड, पावर्ती महेश खंड, लक्ष्मी समुद्र खंड तथा सबसे मर्म स्पर्शी प्रेम खंड में किया गया विरह वर्णन है। जब राजा रत्न सेन हीरामन तोता से सिंहल द्वीप की राजकुमारी का नख से लेकर सीख तक की सुंदरता का वर्णन सुनते हैं तो वह उसे पाने के लिए विरह में तड़पने लगते हैं। जायसी ने यहाँ लौकिक प्रेमानुभूति का आश्रय लिया है। देखिए, जैसे कौन बास शीतल ले आवा, काया दहत चंदन जनु लाया, कबहू न ऐसे जुरान शरीरु, परा अग्नि में मलई समेरु। ये जो है राजा रतन सिंह बोल रहे हैं। क्योंकि जब वो हीरामन तोता से रानी पद्मावती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में नख सीख कहने का मतलब है, जब उसके पैर के नाखून से लेके उसके सीख मतलब सिर के बाल तक का जब वर्णन वो सुनते हैं तो वो उसकी खूबसूरती से इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि वो हर हाल में उसको पाने के लिए विरह में व्याकुल हो जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बारे में जब हम लोगों ने जिन जिन 6 जगहों के बारे में डिस्कस किया है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नागमती का वियोग खंड देखते हैं। ये इस पूरे जो काव्य है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपको क्वेश्चन में भी ज़्यादा यही पूछेगा कि नागमती वियोग खंड के बारे में वर्णन करना है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप आगे का जो 2 चीज़ है उसको आप स्किप भी चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रानी पद्मावती और राजा रतन सेन के बारे में आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ नागमती वियोग खंड के बारे में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ नागमती वियोग खंड के बारे में ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य के अंतर्गत वियोग और विरह की अमूल्य निधि मानी जाती है। जायसी के द्वारा नागमती के रूप में यहाँ एक विवाहित स्त्री का अपने पति को होने का अत्यंत मार्मिक भाव व्यक्त किया गया है। नागमती का वियोग वर्णन का कारुणिक प्रसंग पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम प्रसंग के अंतर्गत समाहित है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी जैसे आध्यात्मिकता को भूल से गए हैं। जायसी ने नागमती के विरह की वेदना को कई माध्यमों से दिखाने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने 12 मासे का भी प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण के माध्यम से भी वो नागमती के विरह की वेदना को प्रकट करते हैं। पशु पक्षी भी नागमती की विरह वेदना को समझते हैं। जायसी ने यहाँ न केवल एक रानी की वेदना को दिखाया है बल्कि भारतीय परंपरा को भी चित्रित किया है। रानी नागमती के विरह वर्णन के लिए जायसी ने निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लिया है। तो वो उस माध्यम को मैंने दिखाया इस मोनोमिक्स के माध्यम से। देखिए, नागमती के विरह वर्णन के माध्यम मैंने बीच में लिख दिया और उसके बाद से ऐसे डायग्राम बना दिया। पहला, भारतीय नारी के रूप में विरह वर्णन, प्रकृति चित्रण के सहयोग से विरह वर्णन, संदेश प्रेषण में विरह वर्णन, 12 मासे के द्वारा विरह वर्णन, फारसी पद्धति के रूप में विरह वर्णन और निसहाय स्त्री के रूप में विरह वर्णन। अब इससे क्या होगा कि अगर जो भी कॉपी चेक करने वाला है वो अगर ऊपर में आपने जो कुछ भी लिखा है उसके पास पढ़ने का अगर टाइम नहीं भी है तो ये आपका ये डायग्राम देख के वो एक बार में पूरा ओवरऑल इसके बारे में जानकारी ले सकता है। ठीक है, देखिए, भारतीय नारी के रूप में विरह वर्णन।
नागमती का विरह एक रानी का विरह नहीं बल्कि एक भारतीय पत्नी का विरह है। जब राजा रतन सेन रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी नागमती को छोड़कर सिन्हल द्वीप चले जाते हैं तो रानी नागमती पति के वियोग में तड़पने लगती है और उसके जीवन का आधार एकमात्र उसका पति है। और यह विरह एक सामाजिक अपमान का भी सूचक है कि एक पत्नी के होते हुए उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत के पास जाए। यह एक भारतीय पत्नी के व्यक्तित्व और अस्तित्व पर प्रश्न है। यह विरह भारतीय संस्कारों को व्यक्त करता है। तुलसी की सीता भी कहती है, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आप ये छोटे छोटे जो कोटेशन आप बीच में डालोगे ना तो ये आपके क्वेश्चन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं निसहाय स्त्री के रूप में विरह वर्णन। नागमती एक रानी है लेकिन पति की याद में वह अपना रानीपन भूलकर एक निसहाय स्त्री की तरह व्याकुल हो जाती है। वह एक साधारण स्त्री की तरह रोती है। वह रात भर वन में भटकती है। वह वैसे ही रो रही है जैसे कुहुक कुहुक कर कोयल रोती है। उसकी आँखों से रक्त के आंसू टपकते हैं और ज़मीन पर गुंजा के ढेर लग जाते हैं। कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघई बन बोई। जहम जहम ठाडी होई बनवासी, तहम तहम होई घुंघिए के राशि। देखिए, आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ये राजस्थानी भाषा में जो उन्होंने लिखा है तो उसका ये इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप याद कर पाते हैं तो ठीक है, और छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैंने खुद भी छोड़ दिया था ये लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संदेश प्रेषण में नागमती का विरह वर्णन। नागमती का विलाप और करुणा वंदन इतना मार्मिक है कि उसके विलाप से उसके बगीचे में उदासी बरस रही थी। पेड़ पौधे सूख रहे थे। उसके रोने से पशु पक्षियों की नींद हराम हो गई थी। उसके सामने जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे आते वो सबको अपना दुखड़ा सुनाती। वह सब पशु पक्षियों से सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपने पति को अपना संदेश देने के लिए कहती है। पीयू से कहेऊ संदेशरा ए भौरा हे कागा, सो धनी बिरह जारी मुई तेही का धुआं हम लागा। तो ये आप लाइन लिख सकते हो, छोटा सा है और आसान भी है और ये इस पूरी जो काव्य है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। आप इसके माध्यम से बहुत अच्छा अपने आंसर को बना सकते हो। ठीक है, पद्मावत में नागमती का वियोग वर्णन जायसी ने इतना मार्मिकतापूर्वक किया है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ठीक है, और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बुरी है, इसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैंने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं है 10th के बाद से। मैं अभी डबल MA कर रही हूँ। चौथा है प्रकृति चित्रण के माध्यम से नागमती का विरह वर्णन। पद्मावत में जायसी ने नागमती की विरह वेदना को में प्रकृति का द्वारा सहानुभूति व्यक्त करते हुए चित्रित किया है। पशु पक्षी पेड़ पौधे लताएं फूल आदि सारी प्रकृति विरह जनों के प्रति संवेदनशील दिखाई पड़ती है। विरह का घनत्व इतना है कि पक्षी भी विरह की अग्नि में जलने लगते हैं तथा वृक्ष पत्ते छोड़ने लगती है। फिर रोई कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। अब 12 मासी का प्रयोग करके विरह वर्णन। जायसी ने भारतीय कवियों का अनुकरण करते हुए नागमती के वियोग वर्णन में 12 मासा की शैली का सहारा लिया है। इसमें एक वर्ष के भीतर विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप नागमती की विरह दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। इसमें वियोग वर्णन का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है और आषाढ़ का महीना है। काले काले मेघों में घिरा हुआ आसमान ऐसा प्रतीत होता है मानो विरह ने सेना सजाकर और नागमती को अकेली पाकर उस पर आक्रमण कर दिया है। विरह वर्णन में जायसी की कला उत्कर्ष पर। अब है फारसी पद्धति के रूप में विरह वर्णन। ऊपर थोड़ा कट गया क्योंकि मैंने ये स्कैन करके डाला है तो थोड़ा सा वो कट गया। जायसी ने पद्मावत में फारसी पद्धति के अनुरूप विरह वर्णन का चित्रण किया है। यही कारण है कि इसमें वर्णित विरह वर्णन भारतीय विरह वर्णन नहीं है। इसमें जायसी ने अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया है। इसमें नागमती के आंखों से आंसू की जगह रक्त की धारा बह रही है। इसी को अतिशयोक्ति कहते हैं क्योंकि आँख से आंसू ही गिरेंगे ना, रक्त तो गिरेंगे नहीं, लेकिन वो उस मार्मिकता को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे लाइन्स का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि राजा रतन सेन भी विरह व्यथित होकर रोने लगता है तथा उसकी भी आंखों से खून टपकने लगते हैं जिससे उसके वस्त्र भी लाल रंग के हो जाते हैं। नैनन चली रक्त की धारा, कथा भीजी भयु खनारा।
इस तरह हम देख सकते हैं कि जायसी का विरह वर्णन पद्मावत में पूरी तरह व्याप्त है। वियोग वर्णन के रूप में जायसी ने अपनी भावुकता का सुंदर वर्णन किया है। जायसी ने यह विरह गीत इतनी मर्मस्पर्शी वाणी में गाए हैं कि वे सामान्य जनजीवन को ही नहीं अपितु पशु पक्षी तथा प्रकृति के उपादानों पर भी प्रभाव डाले बिना नहीं रहते हैं। जायसी का विरह वर्णन सर्वश्रेष्ठ है। जायसी भारतीय संस्कारों से परिचित हैं, अतः मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूपों में नागमती का विरह 600 वर्षों के बाद भी प्रामाणिक नज़र है। एक पत्नी का विरह अपने सुहाग के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए प्रासंगिक है। निष्कर्षतः 1000 वर्षों के ऐतिहासिक विकास में जायसी का विरह हिंदी की अक्षय निधि है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और ये एक मास्टर क्वेश्चन है। इसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी इस पूरी वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो आपको पूरी पद्मावत की स्टोरी एक बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि इसमें रानी पद्मावती, नागमती और राजा रतन सिंह की प्रेम कहानी है। और मैं एक और क्वेश्चन चाहूँगी आप लोग से हेल्प मांगना कि आप लोग को जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए प्लीज़ वो मेंशन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मुझे भी पार्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने में आसानी होगी। अभी जैसे मैं सोच रही थी मैं CC5 बनाऊँ, CC6 बनाऊँ, CC8 बनाऊँ या क्या बनाऊँ, तो मुझे जो सही लगा मैंने उसका अपलोड कर दिया है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये पार्ट था और इसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मुझे लगा तो मैंने इसे अपलोड कर दिया। अब आगे मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूँगी जिससे आप लोग की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें काफ़ी हेल्प मिले। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और भी अच्छे ऐसे नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे क्या होता है ना कि आप मैं कुछ भी अपलोड करूँगी तो उसकी क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन या वो जो भी मैं डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।